कानून को लेकर तमाम तरीके की बयानबाजियां देखने के लिए मिल रही है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कई सारे इसे लेकर आपको बता दें कि याचिकाएं भी दाखिल की गई है। इस बीच खबर है कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम मामलों में से सबसे पहले ओवैसी के मामले की सुनवाई करेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि दूसरी तरफ एक पुराना दावा फिर से वायरल हो रहा है जो असदुद्दीन ओवैसी और अरविंद केजरीवाल ने कई बार सार्वजनिक मंचों से किया था, और वो ये था कि जो मुकेश अंबानी का घर है एंटीलिया, वो भी वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। ऐसे में सवाल है कि वक्फ कानून जो है बन चुका है, और क्या इसके तहत एंटीलिया का जो है क्या होगा। क्या एंटीलिया वक्फ जमीन के तहत बताया जा रहा है कि इसमें अनियमितताएं हुई हैं, मुकेश अंबानी वक्फ की जमीन पर घर बनाकर बैठे हैं, तो क्या एंटीलिया मुकेश अंबानी से छिन जाएगी? क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो वक्फ संशोधन कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई की तारीख और बेंच जो है तय हो गई है। 16 अप्रैल को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई करेगी। बेंच के बाकी 2 सदस्य हैं जस्टिस संजय कुमार और के.वी. विश्वनाथन। मामला सुनवाई की सूची में 13वें नंबर पर लगा है। कुल 10 याचिकाएं लिस्ट में है, और उनमें सबसे पहले एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की याचिका है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अब तक लगभग 20 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। याचिका जो दाखिल हुई हैं उन दाखिल करने वालों में कांग्रेस, आरजेडी, सपा, डीएमके, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं के अलावा जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल है। ऐसे में आपको बता दें कि सभी याचिकाओं में मुख्य रूप से यही कहा गया है कि यह मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला कानून है। वक्फ एक धार्मिक संस्था है, उसके कामकाज में सरकारी दखल गलत है। ध्यान रहे कि केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया था। केंद्र ने किसी भी आदेश से पहले अपना पक्ष सुने जाने की मांग की है। चूंकि वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने वाली याचिकाओं में कानून पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। ऐसे में सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश जो है कर रही है कि बिना उसका पक्ष सुने कोर्ट कोई एक तरफा आदेश ना दे। इसके अलावा कानून के समर्थन में भी कुछ याचिकाएं दाखिल हुई है। इन याचिकाओं में नए कानून को संविधान के हिसाब से सही और न्याय संगत बताया गया है। तो ऐसे में आप समझिए कि कैविएट जो है दाखिल किया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि कोर्ट जो है कोई फैसला लेने से पहले जिसने कैविएट दाखिल किया है उसके पक्ष को सुना जाए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि तमाम तरीके की पार्टियां हैं, जिन पार्टियों ने जैसे ही वक्फ जो है बिल पास हुआ, उसके बाद जैसे ही राष्ट्रपति के पास उसे भेजा गया, कानून बना, इस पूरे प्रोसेस के दौरान कई सारी पार्टियां हैं जो कि सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख करते नजर आए। ओवैसी इस लिस्ट में सबसे ऊपर थे, तो लाजमी बात है कि ओवैसी के मामले की सुनवाई सबसे पहले की जाएगी। लेकिन सभी का जो है इसी तरीके का मानना है। किसी ने इस कानून पर रोक लगाने की मांग की, किसी ने इसे निरस्त करने की मांग की, तो किसी ने इसके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। सरकार इसे लागू नहीं कर सकते। इस तरीके की तमाम अलग अलग तरीके की याचिकाएं हैं। लेकिन सरकार ने भी, मोदी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मोदी सरकार ने कहा है कि इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान भी केंद्र सरकार की जो दलीलें हैं वो भी सुन ली जाए कि आखिर ये कानून लाने की जरूरत क्यों आन पड़ी और इस कानून से किस तरीके से लोगों का भला होगा, ना कि नुकसान होगा। अब ये कानून बन चुका है, भारत सरकार का कानून है, सबके लिए मान्य है। लेकिन इससे पहले जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है अलग अलग राज्यों में, आपने देखा कि इस कानून को लेकर कुछ ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जिन्हें भड़काया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। ये इसे धर्म से जोड़ा जा रहा है, इसे इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि आपकी धर्म पर चोट है, वक्फ की ज़मीन सरकार छीन लेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। बीजेपी के नेता कई बार आके इस मामले को स्पष्ट कर चुके हैं, कह रहे हैं कि जहाँ कब्रिस्तान है वहाँ कब्रिस्तान रहेगी, जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगी, जहाँ मदरसे हैं वहाँ मदरसे रहेंगे। बस इसमें बदलाव ये हो रहा है कि ये जो किसी भी ज़मीन को वक्फ की ज़मीन बता दे रहे हैं। हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि किस तरीके से कई सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में भी 12-15 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिस पर वक्फ की जमीन का जो है इन्होंने दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति है। वो सब छोड़िए, मुकेश अंबानी का जो घर है एंटीलिया, वो कितना ज्यादा प्रसिद्ध है, इतना बड़ा एक घर है, 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ घर है, इसके ऊपर भी वक्फ के दावे हैं। तो आप समझिए कि वक्फ किस तरीके से
मनमाने ढंग से अपने हिसाब से कब्जा जमाया जा रहा है और इस पर रोक लगाने के लिए कानून में संशोधन की सख्त जरूरत थी। ये समय की मांग थी और इसी वजह से इस कानून को लाया गया, क्योंकि वक्फ की जमीन का इस्तेमाल ना किसी पिछड़े के लिए, ना किसी गरीब के लिए, ना किसी मुस्लिम महिला के लिए, मजलूम के लिए, किसी के लिए भी नहीं किया जा रहा है। कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो इस संपत्ति का अधिग्रहण करके अपने पास इसे दबाकर बैठे हुए हैं और इसी के साथ जो है ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके लिए वक्फ जो है जब इसे दिया गया दान में तो एक गरीबों के आप कह सकते हैं हित के लिए इस्तेमाल करना था, लेकिन ये तो हो ही नहीं रहा है। जिसके बाद इसमें पारदर्शिता लाने के लिए और किसी गिने चुने लोगों के हाथों में इसका कंट्रोल ना रहे, इसको भी मेक श्योर करने के लिए सरकार ये कानून लेकर आई है। अब जरा जानिए कि एंटीलिया को लेकर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का जो आलीशान निवास है एंटीलिया, न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक प्रतीक बन चुका है। ये 15,000 करोड़ रुपए का जो है महल मुंबई में एक पॉश इलाके में स्थित है, लेकिन इस घर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये एंटीलिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। इस दावे ने नया मोड़ लिया और अगर वक्फ संशोधन विधेयक की अगर बात करें, क्योंकि वो पास हो चुका है, तो क्या अंबानी को अपना घर खाली करना पड़ेगा? इस तरीके के तमाम जो इस वक्त अगर आप कहेंगे बहस छिड़ी पड़ी है। लोकसभा और राज्यसभा में जब वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया गया, इसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया। मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन चुका है। यह विधेयक 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करने के लिए लाया गया ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार हो सके। यह कदम वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने और उनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। वक्फ बोर्ड का कहना है कि मुकेश अंबानी का जो ये 15,000 करोड़ रुपए का एंटीलिया है, जिसे निजी तौर पर एक विशाल महल के रूप में जाना जाता है, वक्फ बोर्ड की जमीन पर स्थित है। सोशल मीडिया पर यह बात तेजी से वायरल हुई कि ये जमीन पहले अनाथालय की थी, ऑर्फनेज की थी और 2002 में इसे बेच दिया गया था। कुछ पुराने वीडियो क्लिप्स हैं जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, असदुद्दीन ओवैसी ने भी टिप्पणी की है। महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्तुत एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR के अनुसार यह भूमि मूल रूप से 1986 में करीम भाई इब्राहिम द्वारा वक्फ बोर्ड को दान की गई थी ताकि एक धार्मिक शैक्षणिक स्थान और अनाथालय स्थापित किया जा सके। हालांकि बाद में बोर्ड ने इसे अंबानी को बेच दिया था। वक्फ संपत्तियों से जुड़ा भूमि विवाद कोई एकल मामला तो है नहीं, बल्कि भारत भर में कई ऐसे मामले हैं। 1950 में वक्फ बोर्ड के पास देश में केवल 52,000 एकड़ भूमि थी। हम आपको फिर बताएंगे 1950 में वक्फ बोर्ड के पास देश में केवल 52,000 एकड़ भूमि थी, जबकि 2025 अगर प्रेजेंट डे की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा बढ़कर 9,40,000 एकड़ हो चुका है। आप समझिए कि समय के साथ किस तरीके से गलत तरीके से किसी भी ज़मीन पर वक्फ का दावा करके उसे वक्फ के अधीन कर लिया गया और ये आंकड़ा इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि 1950 में जहां पर महज 52,000 एकड़ भूमि देश में जो है वक्फ के पास थी, वह अब बढ़कर यह आंकड़ा 9,40,000 एकड़ हो गया है। सबसे बड़ी बात है, देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिस राज्य में वक्फ की ज़मीन ना हो। ऐसे भी मामले आए हैं कि एक एक गांव पर वक्फ ने दावा ठोक दिया है, यानी वक्फ कहती है कि ये पूरा का पूरा गांव इनका है। एक बहुत पुराने मंदिर पर भी वक्फ का दावा देखने के लिए मिला था। 14 से ज्यादा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे वक्फ का दावा था। मुकेश अंबानी के घर पर भी वक्फ का दावा है और ये दावे ही हैं जिसमें असीम पावर होने की वजह से, कोई पावर कंट्रोल नहीं होने की वजह से समय के साथ इसे ये अधिकृत करते गए और आज ये आंकड़ा 9,40,000 एकड़ हो चुका है, जो आने वाले समय में अगर इसमें अधिनियम नहीं किया जाता तो ये और बढ़ता। रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है। अब आंकड़ा आप लगा सकते हैं कि रेलवे के बाद सबसे ज्यादा वक्फ के पास जमीन है, लेकिन ये वक्फ बोर्ड ना गरीब मुसलमानों के लिए कुछ काम कर रहा, ना वहां मदरसे बनाए जा रहे हैं, वो जमीन खाली पड़ी है, नहीं तो उस जमीन को निजी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वक्फ की जमीन है और ऐसे में कोई इस पर सवाल जवाब भी नहीं किया जा रहा है। किसी के पास डॉक्यूमेंट्स है, किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है वो रियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हाल फिलहाल में आपने एक मामला देखा था जहां संभल में जो पुलिस चौकी बन रही थी, उसपे भी असदुद्दीन ओवैसी का ही बयान था। उन्होंने बकायदा पोस्ट लिखा था, कहा था कि वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है, वक्फ की जमीन पर ही ये सारा काम किया जा रहा है, वक्फ से जमीन छीनी जा रही है। लेकिन जब कागजात मंगाने की बात हुई तो ये कहा गया उनके पास कागजात नहीं है, ये वक्फ की जमीन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे देख रेख के लिए किसी को सौंपा गया था और जिसने सौंपा था उसने कहा था कि इस पर तुम्हें निगरानी रखनी है। अगर यहाँ पर पुलिस चौकी
नहीं बनती, इस पर कोई दावा नहीं करता। सालों दर साल कई साल बीत जाने के बाद वो भी वक्फ संपत्ति में काउंट हो जाती है और ये आंकड़ा 9,40,000 एकड़ से बढ़कर कुछ और ज्यादा हो रहा होता है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे होते हैं। तो इस वजह से भी इस कानून को लाने की जरूरत थी। अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 16 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दी गई है। 16 अप्रैल को पूरे मामले पर सुनवाई होगी। असदुद्दीन ओवैसी की जो याचिका है उस पर पहले सुनवाई होगी, क्योंकि सबसे पहले वही सुप्रीम कोर्ट का रुख करने गए हुए थे। तो इस मामले पर जल्द सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। इससे क्या कुछ अपडेट मिलेगा उस सब आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।